नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रान। कोरोना काल के बीच में योग गुरु रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच में एलोपैथी को लेकर के विवाद चल रहा है। अभी ये घमासान रुका भी नहीं था कि एक और विवाद इसमें जुड़ चुका है। अब बलिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने एलोपैथी डॉक्टर की तुलना राक्षसों से कर दी। सुरेंद्र सिंह का यह कहना है कि एलोपैथ के क्षेत्र में डॉक्टरों ने राक्षस का रूप ले लिया है। मृतक को जीवित दिखाकर पैसा लेने की परंपरा चलाई जा रही है। ऐसे चिकित्सकों को राक्षस ही कहा जा सकता है। जो डॉक्टर मरे हुए व्यक्ति को आईसीयू में जीवित बताकर पैसा लेता है वो राक्षस से कम नहीं है। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने आयुर्वेद और एलोपैथ के मसले पर छिड़ी जंग में योग गुरु बाबा रामदेव का बचाव किया। उन्होंने कहा कि रामदेव जिस पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं वो सनातन धर्म की पद्धति है और मैं भी अगर राजनीति से संन्यास लूंगा तो इसी के प्रचार का जिम्मा मैं संभालूंगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पार्टी की किरकिरी आखिर सुरेंद्र सिंह क्यों बार बार करवाते हैं। क्या सुरेंद्र सिंह पर कार्रवाई पार्टी करेगी? आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो आज की बड़ी बहस के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको यह बता दें कि इसको लेकर के लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। सुरेंद्र सिंह ने जो बात कही उस पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी लगातार पलटवार हुए हैं। अब बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह इससे पहले भी कई बार इसी तरीके के विवादास्पद बयानों को लेकर के चर्चा में रहे हैं। कई बार उन्होंने पार्टी लाइन से अलग हट करके इस तरीके के बयान दिए हैं जो कि पार्टी के लिए मुसीबत का सबब हमेशा से बनते रहे हैं। अब इस बार एलोपैथ और एलोपैथी के डॉक्टरों को लेकर के जो बात उनकी तरफ से कही गई या जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, भले ही वो किसी कुछ डॉक्टरों का हवाला दे रहे हों, लेकिन अगर डॉक्टर्स के बारे में वो इस तरीके की राय रखते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मसला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि महामारी के इस दौर में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स दिन रात कड़ी मेहनत करके लोगों की जिंदगी को बचाने में लगे हुए हैं। अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी डॉक्टर्स लगातार उन कोविड पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं जिनसे मिलने से भी लोगों को मनाही है। अब आप ये समझें, ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके के विवाद के बीच में एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल या इस तरीके के बयानबाजियों को करता है तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के सवाल उठने लाजमी है और सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि आखिर जो विवाद शुरू हुआ है उसमें सुरेंद्र सिंह को इस तरीके की बातों को कहने का अभिप्राय क्या है और आखिर क्यों इस तरीके की बातों को वो हर बार कहकर एक नए विवाद को खड़ा कर देते हैं और जब विवाद होता है तो उसके बाद अपने बचाव में भी उन बातों को कहते हुए वो नजर आते हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं सफाई के तौर पर उसको पेश करते हैं कि बात या उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया या उसको गलत तरीके से पेश किया गया। लेकिन जिस बात को कहा गया है वो निश्चित तौर पर डॉक्टर्स के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराई जा सकती है और जो बात वो आज के इस मौजूदा दौर में कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर निंदनीय भी है। तब एलोपैथ के डॉक्टर्स को राक्षस बताना या फिर ये कहना कि मरे हुए व्यक्ति को आईसीयू में रख करके पैसे को वसूलना और इसको राक्षस से तुलना कर देना ये अपने आप में बेहद संवेदनशील मसला है और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के राजनीति हो रही है, वार पलटवार भी हो रहे हैं। लगातार इसको लेकर के जो बयानबाजियों का दौर है वो प्रदेश में चल रहा है। तो बहस के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने आखिर कहा क्या और फिर विधायक के बयान पर विपक्षी पार्टियों ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, इसको सुनिए। देखिए, रामदेव बाबा का तर्क अपने स्थान पर बिल्कुल सही है और मैं भी कह सकता हूँ कि पूज्य बाबा रामदेव की पद्धति को स्वीकार करना चाहिए। उनकी पद्धति क्या है? ये तो आयुर्वेद अपने सनातन परंपरा की पद्धति है और इस परंपरा को यदि स्वीकार करके इस क्षेत्र में काम किया जाए तो मेरी समझ से भारत स्वस्थ भारत, समर्थ भारत बनने की कल्पना हम लोग सरकार कर सकते हैं। रोग ही नहीं हो, ठीक है, मैं नहीं कहता कि एलोपैथ खराब है या उसमें काम नहीं है, उसमें भी काम है, लेकिन एलोपैथ के क्षेत्र में चिकित्सक राक्षस का रूप ले लिया है जहां मृतक को भी जीवित दिखा करके पैसा लेने की परंपरा जिस देश में चलती हो। मेरी समझ से मेरे भाई, यदि आज के युग में इसको युग में ऐसे चिकित्सकों को उस पुराने सनातन धर्म के राक्षसों से भी बदतर कहा जा सकता है क्योंकि राक्षस भी पहले मार देने के बाद से फिर छोड़ देते थे, लेकिन ये मरे हुए व्यक्ति को भी आईसीयू में रख करके पैसा लेने की परंपरा यदि कोई एलोपैथ का चिकित्सक करता है तो मेरी समझ से राक्षस है, वो चिकित्सक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर कोरोना योद्धाओं को, जिन पर फूल बरसाए गए, जिनमें 1000 से ज्यादा लोग उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश को बचाने के लिए, ऐसे डॉक्टर्स के लिए, एलोपैथ डॉक्टर के लिए
भारतीय जनता पार्टी का ये विचार निंदनीय है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए कम है। और मैं इसे भाजपा का बयान इसलिए मानता हूँ कि उनके निर्वाचित विधायक हैं, उनका ये बयान आया है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भाजपा नहीं कर रही, तो मैं मानकर चलता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की सहमत से दिया गया बयान है। इस समय हिंदुस्तान कोरोना काल से गुजर रहा है, बुरे दौर से गुजर रहा है। चारों तरफ हाहाकार है, कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं। डॉक्टर्स लगातार हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी खतरे में डाल के लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर डॉक्टर के बारे में गलत बात करते हैं, अगर उनकी प्रैक्टिस और उनकी मेडिसिन के बारे में गलत बात करते हैं, तो ये कानूनन अपराध है। मुझे लगता है इस तरह की बयानबाजी से बीजेपी के नेताओं को बचना चाहिए। ये समय बयानबाजी का नहीं है, लोगों की मदद करने का है। तो ऐसे समय में बचना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजियों को नहीं करना चाहिए। विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं और कांग्रेस ने तो ये तक कह दिया कि इसमें शय या प्रश्रय इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी है, क्योंकि ऐसे विधायक जो कि चुने हुए हैं, एक पार्टी से चुने हुए हैं और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो निश्चित तौर पर ये उसको बीजेपी का बयान भी मानकर चल रहे हैं। तो बहरहाल इस तरीके के बयान के आने के बाद इस तरह की राजनीति या फिर इस तरीके के जो राजनीतिक आक्षेप हैं वो लगने लाजमी थे और वो आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप इस समय लगातार हो रहा है। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि महामारी के दौर में जहां हर कोई इस समय डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जितनी तारीफ की जाए वो कम है और सब कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच में अगर इस तरीके की बातों को कहा जाए, एलोपैथ के डॉक्टर्स को राक्षस अगर बता दिया जाए, उससे तुलना या कर दी जाए, तो फिर निश्चित तौर पर यह बहुत संवेदनशील मसला हो जाता है और ऐसे में सवाल उठने भी लाजमी है कि आखिर सुरेंद्र सिंह इस तरीके की बातों को क्यों कह रहे हैं। तो सुरेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है वो बयान आपने सुना और उस बयान के बाद आपने देखा भी, हालांकि वो ये बात ज़रूर कह रहे थे कि एलोपैथ के अंदर भी बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जिससे लोगों को उसका फ़ायदा होता है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि राक्षस बन गए हैं। तो फिर या तो फिर उनको उन तमाम सबूत के साथ इन बातों को रखना चाहिए, बताना चाहिए कि दिक्कत क्या है। वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उसका समाधान भी वो करवा सकते हैं, लेकिन उसकी तुलना डॉक्टर्स से कर देना या ये कह देना कि सभी डॉक्टर्स इस प्रकार के हैं, ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि कैसी जो राजनीति है वो इस बयान के बाद हो रही है और विपक्ष इसको लेकर के हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के चूंकि चुने हुए वो जनप्रतिनिधि हैं और ऐसे में अगर उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो फिर निश्चित तौर पर जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको बीजेपी के साथ भी जोड़कर देख रही हैं कि ये बीजेपी की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया है। हालांकि सुरेंद्र सिंह इस तरीके के बयान को पहले भी कई बार विवादास्पद बयानों से उनका सिलसिला जुड़ा रहा है। वो कई बार इस तरीके के विवादास्पद बयान को देते रहे हैं और इन्हीं विवादास्पद बयान के ही चलते वो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले भी वो पार्टी लाइन से अलग हटकर इस तरीके की बयानबाजियों को कर चुके हैं और उस वक्त भी पार्टी की तरफ से उनको चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब चूंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, इसलिए सुरेंद्र सिंह गाहे बगाहे इस तरीके के बयानों को देते रहते हैं और सुर्खियों में रहते हैं। और अब बाबा रामदेव का बचाव करते करते वो उस समय उस मर्यादा को भी भूल गए, उस लाइन को भी उन्होंने क्रॉस कर दिया जिसको शायद उनको नहीं करना चाहिए था, या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल डॉक्टर्स के लिए उनको नहीं करना चाहिए। किसी भी पैथी के किसी भी डॉक्टर्स के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये समझना होगा इन जनप्रतिनिधियों को। लेकिन समस्या इसी बात की है कि ये जनप्रतिनिधि कभी कभी उन मर्यादाओं को जब भूलते हैं तो इस तरीके के विवाद उसके साथ जुड़ते हैं और वो विवाद अब सुरेंद्र सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। और डॉक्टर्स का अपमान आखिर क्यों किया गया या क्यों या किस मंशा से इस बात को कहा गया, और क्या सुरेंद्र सिंह पर पार्टी अब कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि आईएमए लगातार इस बात को लेकर के नाराज़ है। बाबा रामदेव को लेकर के भी कई तरीके की चर्चाएं आप इस समय देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की बयानबाजियां लगातार हो रही हैं तो सवाल उठने बिल्कुल निश्चित हैं और लाजमी हैं, और वो सवाल आप देख रहे हैं कि लगातार उठते हुए साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। और चलिए आज इसी के साथ आज की इस चर्चा की भी शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश सिंह जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओम प्रकाश सिंह जी बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। राम प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राम प्रताप सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत। सुधांशु वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुधांशु जी आपका भी स्वागत। और डॉक्टर पीके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आईएमए के। डॉक्टर पीके गुप्ता जी आपका भी बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर पीके गुप्ता जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि आईएमए पहले भी ऐतराज जता चुका है और रामदेव को लेकर के आप लोगों ने स्पष्ट इस बात को कहा और सख्त नाराजगी आप लोगों ने जताई जो बात उन्होंने एलोपैथी को लेकर के कही। लेकिन अब इस वक्त जो बीजेपी के विधायक की तरफ से भी बात कही जा रही है, या बात उन्होंने कही कि हाँ एलोपैथ के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि राक्षस का रूप उन्होंने ले लिया है, आईसीयू में रखते हैं और उसके बाद वो पैसा लेते हैं, मरीज मर गया उसके बाद भी पैसे की वसूली करते हैं।
ये जो बयानबाजियां हो रही हैं इसको आप कैसे देखते हैं? आपका रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा, डॉक्टर पीके गुप्ता जी। निश्चित तौर पे ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिविल सोसाइटी सो कॉल्ड और एक जनप्रतिनिधि इस तरीके के भाषा का प्रयोग करें, और भी कोरोना काल में जहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स को पूरा सम्मान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से और समाज की तरफ से, और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और कहीं न कहीं जो रामदेव जी का प्रकरण है उसको आयुर्वेद बनाम मॉडर्न मेडिसिन करने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद हमारी पद्धति है, लेकिन जानबूझ के कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं जिसको आयुर्वेद वर्सेस मॉडर्न मेडिसिन कर दिया इन लोगों ने, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं। आईएमए कभी भी आयुर्वेद का खिलाफत नहीं किया, न आयुर्वेद के विरुद्ध कभी बात कही, लेकिन रामदेव जी इस चीज को या उनसे जुड़े हुए लोग इसको आयुर्वेद वर्सेस मॉडर्न मेडिसिन कर रहे हैं, एलोपैथ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सिविल सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, बड़ा डिमोरलाइजिंग है कि डॉक्टर्स जो कि अपनी जान जोखिम पे लगा के और लोगों की सेवा कर रहे हैं। 1200 से अधिक डॉक्टर जो है वो उनकी डेथ हो गई इस कोरोना काल में। तो इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग आप उस तरह डिमोरलाइज कर रहे हैं। क्या एक मैसेज देना चाहते हैं समाज को, सिविल सोसाइटी को? तो आईएमए इस चीज का विरोध करती है और सरकार को इस दिशा में एक कदम उठाना चाहिए कि बार बार इस तरीके के बयान नहीं आने चाहिए। ये आयुर्वेद वर्सेस मॉडर्न मेडिसिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद का तो हम लोग समर्थन करते हैं। हम लोग कहते हैं प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, लेकिन इसको कहीं न कहीं इसको आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी करने की कोशिश की जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस तरीके के शब्दों का प्रयोग, इसका हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई करे। ओम प्रकाश जी, आप सुन रहे हैं, मायने क्या समझे जाए सुरेंद्र जी की बात का? और फिर पीके गुप्ता जी भी इसी बात कह रहे हैं कि भाई देखिए कार्रवाई तो कम से कम होनी चाहिए, वो भी आज के दौर में इस तरीके की बातों के क्या मायने? आयुष जी, संकट काल में जहां पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, उसमें आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों का योगदान अहम योगदान। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस दूसरे फेज में कुछ लोगों द्वारा आयुर्वेद बनाम एलोपैथी, जबकि दोनों की इस समय भी अहम आवश्यकता है। हकीकत यह है कि दोनों पैथी समय की मांग है, लेकिन पहले बाबा रामदेव द्वारा जो बयान डॉक्टरों के बारे में दिया गया, उस पर हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने उन्हें सख्त पत्र लिखा है, यह सबको पता। और उनकी प्रतिक्रिया और सख्त पत्र लिखने के बाद बाबा रामदेव ने अपने बयान पर वापसी दिया, अपने बयान को वापस किया। बीच में आप द्वारा ये बताया गया, सुरेंद्र सिंह विधायक भाजपा बलिया के, इन्होंने भी डॉक्टरों के विरुद्ध कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। जिस डॉक्टरों को उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने एक मतलब देवता तुल्य माना है, जिसमें हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है कि 1200 डॉक्टरों की जान गई है, लाखों लोगों की जान बचाने में। ऐसे में चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे विधायक सुरेंद्र सिंह हो, इस तरह का बयान देना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो डॉक्टर जान दे रहे हैं, जान देकर के मरीजों को बचा रहे हैं, उनके आप उत्साह को तोड़ रहे हैं, उनके आप जो है गौरव को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं, बल्कि एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं इसका खंडन करता हूं, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे वो। चलिए ओम प्रकाश जी, ये बात बहुत अच्छी है ओम प्रकाश जी कि आपने इतनी बेबाकी के साथ इस बात को कहा कि इस बात का निश्चित तौर पर खंडन होना चाहिए, निंदा भी होनी चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक चीज और जोड़ूंगा, क्योंकि सुरेंद्र सिंह का विवादों से नाता रहा, वो हर बार पार्टी लाइन से हमेशा कुछ ना कुछ अलग कहते हैं। कार्रवाई उनके खिलाफ आप लोग सुनिश्चित क्यों नहीं करते और ये स्थितियां यहां तक क्यों पहुंची कि आज वो डॉक्टर्स को लेकर के भी इस तरीके की बातों को कहने लगे? क्या पार्टी के स्तर पर कोई कार्रवाई उनके खिलाफ होगी? नहीं आयुष जी, आपने ये बात बहुत सही कहा, और उन्होंने आज नहीं, इसके पहले भी दो एक बार इस तरह के विवादित बयानों को उन्होंने बोला भी है। और बाद में उन्होंने ये कहा कि मीडिया ने हमारे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है, और उनको इसके लिए पार्टी ने संज्ञान में लेकर के चेतावनी दिया है। आप ये बताइए, बाबा रामदेव को अगर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी उनको सख्त पत्र लिख सकते हैं, तो क्या सुरेंद्र सिंह के इस बयान को भारतीय जनता पार्टी जो सम्मान कर रही है डॉक्टरों के लिए, पल पल पर उनके लिए सारी चीजें कर रही है,
खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो क्या सुरेंद्र सिंह की मतलब विधायक है तो इस तरह का बोलेंगे? और पार्टी इसको बर्दाश्त करेगी? पार्टी निश्चित रूप से उनसे जवाब तलब करेगी और उनकी जरूरत पड़ी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेगी। राम प्रताप सिंह जी, अब यहां से आगे आपको क्या दिखता है? क्योंकि देखिए ओम प्रकाश जी ने बड़ी बेबाकी से एक तो ये भी उन्होंने कहा कि ना तो वो बाबा रामदेव के किसी बयान का समर्थन करते हैं, ना ही वो सुरेंद्र सिंह की बयान का समर्थन करते हैं। वो तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो उचित हो सकता है वो कार्रवाई सरकार कर भी रही है और उनको पत्र लिखा बाबा रामदेव को और इनके खिलाफ भी होगा। लेकिन इस बयान के मायने आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या ओम प्रकाश जी की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? पार्टी के स्तर पर कार्रवाई आपको लग रहा है होगी? थैंक यू आयुष जी। ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, ये मुझे लगा था कि शायद एक एरेटिक स्टेटमेंट रामदेव ने दिया और बात खत्म हो जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने सराहनीय चिट्ठी लिखी, डांटा उसको और उन्होंने माफी मांगी, तो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो बढ़ रही है, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ योर व्यूअर्स मैं एक फैक्ट चेक यहाँ प्रेजेंट करना चाहूंगा जी। नंबर 1, आयुर्वेदा हमारी संस्कृति का भाग है, 4000 साल पुरानी पद्धति है। सब लोग, सब भारतीय उसमें विश्वास रखते हैं। जो मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी जिसे कहा जाता है, वो 400 साल पुरानी एक मेडिसिन सिस्टम है, साइंटिफिक है, जिसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है। नाउ दीज टू मेडिकल सिस्टम्स आर नॉट एट वॉर विद ईच अदर। इनके बीच में आपस में कोई मतभेद नहीं है। एट बेस्ट दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। IMA जो है वो एक एसोसिएशन है, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, विच इज द एपेक्स बॉडी फॉर एलोपैथिक डॉक्टर्स। अब इस सब के बीच में कोरोना चल रहा है, आता है अ क्लेवर पॉलिटिशियन कॉल्ड रामदेव। इससे ज्यादा मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। वो आता है और एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता है अगेंस्ट डॉक्टर्स। IMA हैज टेकन अप दैट इशू एंड गॉन टू कोर्ट। मैटर इज सब जुडिस। और कोर्ट जो है ड्यू कोर्स में वेदर रामदेव माफी मांगे या ना मांगे, उसके उनके खिलाफ एक्शन लेगी। वी हैव इनफ फेथ इन द जुडिशरी ऑफ द कंट्री। इस सब के बीच में वी हैव टू आस्क नाउ, अब जो एक नैरेटिव देश में बन गया कि सडनली ये जो बात डॉक्टर पीके गुप्ता ने कही कि इट बिकेम अ आर्ग्यूमेंट बिटवीन एलोपैथी एंड आयुर्वेदा। नहीं, ऐसा कोई दोनों में मतभेद नहीं है। और एक रामदेव के कहने से रामदेव कैन नॉट अप्रोप्रिएट दिस स्पेस कि वो ही आयुर्वेदा के सबसे बड़े प्रैक्टिशनर हैं और वही आयुर्वेदा के सबसे बड़े नॉलेजेबल पर्सन है। नो, ही इज अ क्लेवर बिजनेसमैन। ही हैज यूज्ड दैट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ बिग एम्पायर फॉर हिमसेल्फ। अब मैं आता हूं इससे आगे। देखिए, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन है, देयर इज अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी हियर। हमने बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप कुछ बोलती है, जो उनके बी लेवल और सी लेवल टीम है वो कुछ और बोलते हैं और वो कंट्रोवर्सी को पार्क करते रहते हैं। तो अब आज से 10-12 दिन, 15 दिन पहले व्हेन कोरोना वाज एट इट्स पीक एंड देयर वर ऑक्सीजन शॉर्टेजेस अक्रॉस द कंट्री, एक नया टर्म आया कि गवर्नमेंट फेल नहीं हुई है, सिस्टम फेल हो गया है। तो ब्लेम जो है कोरोना के फेलियर का ब्लेम पहले सिस्टम पे डाला गया। अब ये जो मुझे जो यहाँ कॉन्स्पिरेसी दिख रही है वो ये है कि कोरोना का जो अभी भी जो डेथ यूपी में आ रही हैं और गंगा में बॉडी फ्लोट कर रही हैं, उसका ब्लेम जो है कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार डॉक्टर्स पे डालना चाह रही है। और इसलिए उनके ये BC लेवल के जो कार्यकर्ता हैं इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसका टॉप लीडरशिप कुछ कहती रहेगी। लेकिन एक विधायक का कहना, विधायक एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर होता है पार्टी का, उसका ये कहना sends a certain message to the people and we are strongly against that. नहीं राम प्रताप जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण और एक नई बात इसमें जोड़ी है, जिसका जवाब मैं ओम प्रकाश जी से जरूर लूंगा कि कहीं ये ब्लेम गेम के चक्कर में तो ऐसा नहीं है कि ऐसे विधायकों को या फिर ये उनको मैसेज है कि आप इस तरीके की बात करिए, एलोपैथ के ऊपर डालिए। ये आपने एक नई बात बताई, मैं इसका जवाब ले लूंगा। लेकिन सुधांशु जी मुझे बताएं, कैसे देख रहे हैं तो सुरेंद्र जी के इस स्टेटमेंट को आप? क्योंकि ओम प्रकाश जी तो कह रहे हैं भाई कार्रवाई तो उनके खिलाफ होगी ही होगी। जब रामदेव को लिखा जा सकता है पत्र, तो सुरेंद्र जी बचेंगे थोड़ी ना। पूरे विवाद में और कोरोना काल में भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। एक तरफ ये कोरोना वॉरियर्स बोलकर उनको पुष्प 18 घंटे PPE किट पहनकर अपने परिवार से दूर रहकर जो डॉक्टर्स जनता की सेवा कर रहे हैं, उन पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो और सुरेंद्र सिंह जी भाजपा और योगी आदित्यनाथ जी के जातीय होने के साथ साथ बहुत दुलरुआ भी हैं। एक और विधायक थे राकेश राठौर, उनको नोटिस दे दिया गया, कई बार बयान दिए, लेकिन सुरेंद्र सिंह के साथ आज तक ऐसा न हुआ है न होगा। दूसरी बात, ये रामदेव जी के बारे में आप जानते ही, रामदेव जी कह चुके हैं, भले ही स्वास्थ्य मंत्री उनको पत्र लिख रहे हो, लेकिन रामदेव खुली चेतावनी सरकार को दे रहे हैं
कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि रामदेव को गिरफ्तार करे। इससे बड़ी चेतावनी क्या हो सकती है? लेकिन सच्चाई ये है नहीं, लेकिन ये सुधांशु जी रामदेव वो जी नहीं चेतावनी कहे। उन्होंने कब दी? उन्होंने लिखित में दी, उन्होंने मौखिक में दी कि हाँ भाई मुझे कोई गिरफ्तार करके दिखाए, ऐसा कहा क्या बाबा रामदेव ने? रामदेव जी का वीडियो जारी हुआ है, आप भी देखे होंगे, सारे लोग देखे हैं। वो कह रहे हैं किसी का बाप भी हमें गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो ये हिम्मत कहां से आ रही है? इसका मतलब ये है कि रामदेव जी को सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है। और देखिए ये पूरा मामला इसलिए है कि बहस अस्पताल पे हो रही, लोग अस्पताल, दवाइयां, इस पर बात कर रहे थे, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात हो रही थी। 3.5 लाख मौतों ने सरकार का नकाब उतार दिया। जो ब्रांड मोदी की बात कर रही थी वो एक्सपोज हो चुका था। ऐसे दौर में बाबा रामदेव सामने आते हैं स्पिन डॉक्टर बनकर, और पूरी डिबेट जो अस्पताल थी, अस्पताल के बजाय अस्पताल में बदल दीजिए, आयुर्वेद बनाम एलोपैथ कर दीजिए। लेकिन सुधांशु जी अस्पताल पर तो चर्चा आज भी हो रही है। आज अगर हम चर्चा ये कर रहे हैं कि डॉक्टर्स के बारे में ऐसा क्यों कहा गया, तो क्या कोरोना का जिक्र उसमें नहीं हो रहा है? क्या डॉक्टर के योगदान का उसमें जिक्र नहीं हो रहा है? ये चर्चा नहीं हो रही है? कब चर्चा से ये चीजें गायब हुई? बिल्कुल नहीं। सुधांशु जी लगातार हो रहा है, लगातार लगातार हो रहा है। और सुधांशु जी आप ही 2 दिन पहले ही मेरे साथ मेरे ही चैनल पर बैठे हुए थे और आप हम लोग कोरोना पे ही चर्चा कर रहे थे, इसलिए ये मत कहें। हाँ ये जरूर आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, इसके अंदर कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ खामियां हो सकती हैं, मगर ये ना कहें कि आपको डाइवर्ट कर रहे हैं। को डाइवर्ट करने के लिए आपको एक बार की घटना याद होगी कि पिछली बार जब कैबिनेट की मीटिंग होती है और उसके बाद में मोदी जी मंत्रियों से कहते हैं कि आप लोग ध्यान आकर्षण करने की कोई योजना बनाइए, लोगों का ध्यान अट्रैक्शन डाइवर्ट करने की प्लान करिए, लेकिन मंत्री करने में असफल हो जाते हैं। उसके बाद मोदी जी नमस्ते ट्रंप और दुनिया भर के तमाशे करते हैं, और जो करने में वो लगातार माहिर हैं। ये उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। बाबा रामदेव और सुरेंद्र सिंह उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ठीक है, चलिए ठीक है, मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ठीक है, इस बात का भी मैं जवाब लूंगा। डॉक्टर पीके गुप्ता जी मैं आपके पास आता हूं। आपने चूंकि स्टार्टिंग में इस बात को कहा, एक तो कंडेम तो सभी लोग कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए और उस पर जो कार्रवाई हो सकती वो भी होगी, और आईएमए ने तो भाई 1000 करोड़ का मानहानि का उनको नोटिस दिया ही है। लेकिन मुझे ये बताएं, चूंकि अगर इसको आयुर्वेद बनाम मॉडर्न पैथी के साथ अगर इसको जोड़ा जा रहा है, तो इसको हम कैसे देखें और कौन लोग हैं इसके पीछे? वो कौन से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो इसको इस लड़ाई के तौर पर पेश करना चाहते हैं या आपस में कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करना चाहते हैं? कौन लोग हैं वो? निश्चित तौर पे एक वर्ग है जो आयुर्वेद वर्सेस मॉडर्न मेडिसिन करना चाहता है, जबकि हम लोगों का विरोध केवल और केवल रामदेव जी से है। इन्होंने जिस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क किया उसका विरोध है। मॉडर्न मेडिसिन ने कभी आयुर्वेद का विरोध नहीं किया। हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पे आयुर्वेद कहीं फेल होता है या कह सकते हैं कि वो परफॉर्म नहीं करता है, तो एलोपैथिक आता है। एलोपैथी इज इमरजेंसी मेडिसिन, यहाँ तुरंत राहत की बात होती है, लेकिन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात तो हम लोग भी करते हैं। तो लगातार कहते हैं कि भाई डाइट अपना अच्छा रखिए, अपना न्यूट्रिशन ठीक रखिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप योगा कीजिए, ये तो हम लोग लगातार बताते हैं। इस तरीके का फिजियोथेरेपी है, इसको हम लोग रिकमेंड करते हैं इस चीज को। तो कहीं ना कहीं कुछ वैसे इंटरेस्ट है जो इसको आयुर्वेद बनाम एलोपैथिक करना चाहते हैं, जिसका हम लोगों ने लगातार खंडन किया है कि कहीं से भी हम आयुर्वेद के विरोधी नहीं हैं। जो क्वालिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं उनका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन रामदेव जी किस कैपेसिटी में अपने आप को आयुर्वेद का एक मतलब पर्याय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ से परे है। तो कुछ न कुछ ताकतें हैं जो कि उनको सपोर्ट कर रही होंगी, जिसका खुलासा आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन सिविल सोसाइटी इस चीज को रियलाइज कर रही है। और जहां तक मॉडर्न मेडिसिन की बात, हम लोग लगातार पीपीई किट पहन के लगातार सुबह से शाम तक बहुत से डॉक्टर्स वो कोरोना के केस को हैंडल कर रहे हैं। हम लोग लगातार होम आइसोलेशन के मरीजों की काउंसलिंग करते हैं, उन्हीं को बताते हैं कि आप काढ़ा का इस्तेमाल कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप योगा कीजिए, हम लोग खुद बताते हैं। कहीं से आयुर्वेद का कोई विरोध नहीं है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पे जो एक ब्रांड बनाने की कोशिश की जा रही है, एक कोरोना दवा जिसको इम्यूनिटी बूस्टर है, उसको आप
ट्रीटमेंट के तौर पे देख रहे हैं। आए दिन एडवर्टीजमेंट, सारे टीवी चैनल्स में एडवर्टीजमेंट, तो कंट्रोवर्सी को जानबूझ के खड़ा किया गया। तो चाहते हैं कि अगर कंट्रोवर्सी होगी तो फुटेज सोने को मिलेगा, अब पीछे बैकग्राउंड में चलता रहता है प्रचार। हर टीवी चैनल के नीचे देखिए हु इज स्पॉन्सरिंग, कौन स्पॉन्सर कर रहा है कि जनता समझ नहीं रही है। लेकिन हमारी देश की जनता जो है चूंकि भावना प्रधान है, वो सोचती है कोई शॉर्टकट मिल जाए, और शॉर्टकट के चक्कर में जो है वो बिजनेस लोगों का चल रहा है। और मॉडर्न मेडिसिन को जो चाहे वो हिट कर दे, तो फायदा हुआ तो दवाओं की वजह से फायदा हुआ, नुकसान हो गया तो एलोपैथिक का नुकसान एलोपैथिक की वजह से हो गया। आए दिन डॉक्टरों पे अटैक भी हो रहा है, लखनऊ जैसे शहर में अटैक हो गया। आज हम लोग खुद ही कमिश्नर साहब से मैंने इस बात को रखा, हम लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर्स को, क्योंकि यही बात है जो अल्टीमेटली उस वक्त तक पहुंचती है जो कि डॉक्टर्स को हिट करती हैं। कोरोना वॉरियर्स को हिट किया जा रहा है, किसी मरीज की कैजुअलिटी हो गई तो इन्हीं लोगों के स्टेटमेंट के कारण लोगों का मनोबल बढ़ जाता है और जाकर हिट करते हैं, कहते हैं अरे सरकार का प्रतिनिधि ऐसी बात कर रहा है तो इनको तो जब चाहे तब अटैक कर दो, हिट कर दो, और ये अल्टीमेटली हम लोग डिमोरलाइज होते हैं। तो कोरोना काल में जो है इस तरीके की चीजें हो रही हैं, उससे बचने नहीं बिल्कुल ठीक है जी। देखिए डिमोरलाइज होने वाली तो कोई स्थितियां है ही नहीं, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन उसको कोई नकार नहीं सकता है, और पूरी देश की जनता देख रही है कि इस भयानक इस काल के अंदर आप लोग किस तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग जरूर ऐसी बयानबाजियों को कर रहे हैं और उस पर भी निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। ओम प्रकाश जी, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि दो बातें इस चर्चा में आई। एक तो राम प्रताप जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए ब्लेम गेम शुरू हुआ, पहले आप लोगों ने इसको सिस्टम के ऊपर डाला, सिस्टम की नाकामी, और अब उसको कहीं ना कहीं बहुत स्मार्टली आप लोग एलोपैथ के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का एक पार्ट है पहले बाबा रामदेव और अब सुरेंद्र सिंह। दूसरा, यहां पर सुधांशु जी इस बात को कह रहे थे कि देखिए आप लोग कहीं ना कहीं मुद्दे को ही डाइवर्ट करना चाहते हैं कि कोई चर्चा दवा पर, कोई अस्पताल पर, कोई ऑक्सीजन पर, मिसमैनेजमेंट पर ना हो, इस वजह से ये जानबूझ करके आप लोगों के द्वारा किया गया। भले ही कहते रहिए कार्रवाई होगी, लेकिन इन सब के पीछे बीजेपी है। दोनों ही सवालों का जवाब दें ओम प्रकाश जी। आयुष जी, जब ये डिबेट शुरू हुआ तभी मैंने जो आपने पूछा स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया। मैंने न रामदेव जी का पक्ष लिया न सुरेंद्र सिंह विधायक का पक्ष लिया। दोनों के प्रति जो जिस तरह के उन्होंने भाषा का प्रयोग किया मैंने उसका स्पष्ट कह दिया। लेकिन हमारे प्रदेश में या देश में कोई भी टॉपिक उठे, कोई भी मसला है, जब तक उसको सियासी रूप न दे दिया जाए, तब तक उसमें लोगों को, जब तक उसमें आग में घी न डाल दे, सियासी रूप न दे दे, तब तक लोग जो है उसमें चैन से बैठते नहीं। अब इस मामले में आयुर्वेद बनाम एलोपैथी, इसकी क्या जरूरत है बनाने की भाई? अरे दोनों की उपयोगिता है, दोनों का सम्मान है, दोनों से जुड़े हुए डॉक्टरों का सम्मान है, क्यों बनाम करते हैं? दूसरी बात, आपने कह दिया कि साहब अगर जो सुरेंद्र सिंह ने बोला वो बीजेपी की सुनियोजित है। अगर मैं कहूं जो राम प्रताप जी कह रहे थे, क्या उनके पास जवाब है कि रामपुर की सभा में आजम खान ने अखिलेश यादव की उपस्थिति में जयप्रदा के अंतःवस्त्रों को बता रहे थे? क्यों नहीं अखिलेश यादव ने विरोध किया? एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता वो अपने विवादित बयान के लिए रोज जाने जाते हैं, हंसी के पात्र बनते हैं। मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब हमने कह दिया कि ये दोनों लोगों के बयानों की मैं निंदा करता हूं और पार्टी भी डॉक्टरों का सम्मान कर रही। अब देखिए हमारे एक प्रवक्ता ने कैसे मोड़ा उसको, कहा कि जो नदी में 100 मिला है वो बीजेपी कर रही है, डॉक्टरों का देना। अरे भैया जरा हमको दिखा दो किस बयान, किस चैनल, किस अखबार, किसमें है कि डॉक्टरों को हमें आरोप लगा। हमने उसकी बल्कि जैसे ही ये सूचनाएं मिली कि गंगा में 100 प्रवाहित हुए हैं, तत्काल जो है प्रशासन उसमें लग गया। आज देखिए योगी जी सब पूरे उत्तर प्रदेश के सारे 18 मंडलों में 60 जिलों में जा चुके हैं। हर जगह सौदा भी जो नहीं था, कम था। प्रयाग में 4 नए बनाए जा रहे हैं। आप बड़ी आसानी से उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सुरेंद्र सिंह बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत है। अरे भाई कहीं तो साफ बोलो, कहीं तो क्यों डॉक्टर साहब बैठे हैं वो कितनी स्पष्ट बातें बता रहे हैं। आयुर्वेद बनाम जो है आप कर रहे हैं जो है वो एलोपैथी, काहे को जो है आग में घी डाल रहे हैं। कौन देश का कौन सा नागरिक है जो आयुर्वेद का सम्मान नहीं करता, एलोपैथ का सम्मान नहीं करता, एलोपैथ के डॉक्टरों का सम्मान नहीं करता, कि आयुर्वेद के डॉक्टरों का सम्मान नहीं करता? और
दोनों का हम उपयोग करते हैं और इस कोरोना महामारी में बहुत बड़ा रोल है। ओम प्रकाश जी, यही तो सबसे विचित्र बात है ना, जो कि मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं। पीके जी से भी मैंने इसीलिए सवाल पूछा कि भाई ये तो समझना होगा, या हम किसी ऐसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहे हैं कि जो विरोध के लिए दोनों को आपस में लड़ा रहा है। भाई है कौन वो लोग जो कि इसको आपस में मॉडर्न पैथी बनाम आयुर्वेद बनाना चाहते हैं? ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन राम प्रताप जी, जो बात आप कह रहे थे कि ये लोग स्मार्टली इस तरीके से इसको कहीं ना कहीं आप मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका तो खंडन बराबर कर ही रहे हैं ना ये लोग। इन्होंने तो कभी इंडोर्स नहीं किया कि हाँ बाबा रामदेव ने जो कहा वो सही कहा या सुरेंद्र जी ने जो कहा वो सही कहा। वो तो कभी नहीं कह रहे हैं इस बात को। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? आयुष जी, मैं अपने पॉइंट को फर्दर कोरबरेट करने के लिए आपको 4-5 एग्जांपल देता हूं 2014 से लेके और अब तक। जो पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन एक बीजेपी की इन हाउस स्ट्रेटेजी है। नंबर 1, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का नैरेटिव क्या था? अमीर बनाम गरीब, अमीर और गरीब को अलग कर दिया गया कि देखो अमीर लोग जो काला धन ले रहे थे उनसे हमने काला धन छीन लेंगे। उसके बाद आता है जीएसटी। जीएसटी दरार खड़ी कर दी ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्सेस एमएसएमई और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में। आज एमएसएमई सेक्टर डेड पड़ा हुआ है। उसके बाद आता है सीएए सीएबी, हिंदू मुस्लिम। उसके बाद आता है क्या कहते हैं किसान बिल, शहरी वर्सेस ग्रामीण लोग। तो ये तो इनकी एक स्ट्रैटेजी है। और इसमें भी जो ये एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेदा जो किया जा रहा है, आई कैन सी अ प्योर कॉन्स्पिरेसी टू डाइवर्ट द इश्यूज, टू ब्लेम सर्टेन मेडिकल। नहीं, लेकिन राम प्रताप जी देखिए, ये खुलकर बताना होगा ना कौन है भाई। जैसे आप लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं, तो क्या बीजेपी है? कौन अदृश्य शक्तियां हैं जो कि आपको आयुर्वेदा बनाम एलोपैथी करना चाह रही हैं? भाई ये बताना पड़ेगा ना, तब तो ये समझ में आएगा कि हाँ ये शख्स है या ये फला पार्टी है या ये फला ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। कौन है? ये जो मैंने एनालिसिस आपको दिया, दिस इज क्लियरली 2014 से कौन सरकार में है। ये सरकार की एक मतलब बीजेपी पार्टी की एक ये स्टेटेड स्ट्रेटजी है अपने इंटरनल डिस्कशन में कि किस तरीके से आप हर इशू पे डिवीजन पैदा कीजिए। उस डिवीजन का बेनिफिट जो है वोटिंग वोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बीजेपी को मिलता रहा है अब तक। अब इस बार कोरोना का मिसमैनेजमेंट बहुत तगड़ा हो गया। देश ने देख लिया कि किस तरीके से दे हैव फेल्ड द नेशन, तो उसको ये लोग बचाव करने के लिए अपनी इमेज मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंटर में हो। और ये उसी इमेज मैनेजमेंट का पार्ट है जो आप देख रहे हैं। और अभी आप देखिएगा अगले 6 महीने और 2 साल में क्या क्या इमेज मैनेजमेंट के नाम पे होगा। सुधांशु जी, सुधांशु वाजपेयी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, सुधांशु जी तक लग रहा मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर पीके गुप्ता जी, मैं आपके पास आता हूं। एक चीज मैं और थोड़ा समझना चाहूंगा, क्योंकि अब मैं फिर अभी उसी सवाल पर हूं कि ये तो आप लोगों को भी डिसाइड करना होगा कि कौन है वो लोग जो कि मॉडर्न मेडिसिन वर्सेस जो है आयुर्वेदा करना चाहते हैं, क्योंकि अदृश्य शक्ति से तो आप भी नहीं लड़ेंगे। दूसरा ये है कि एक खुला पत्र भी तो रामदेव ने लिखा है ना, जिसमें कुछ 20-25 सवाल उन्होंने पूछे हैं। अगर इस तरीके की बातों को रामदेव आज भी कह रहे हैं तो इसके मायने क्या समझ में आ रहे हैं? इसके माने तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि उनका बिजनेस इंटरेस्ट है इसमें। वो जानबूझ के कंट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं, जिससे उनका टीवी पे और प्रिंट मीडिया पे फुटेज मिलता रहे। कहते हैं ना कि नाम बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में वो भी चलता रहेगा एडवर्टीजमेंट। और हमारे देश की जो भोली भाली जनता है वो उस चीज में गुमराह होती रहेगी। हमने कब मना किया कि आयुर्वेद हमारी पद्धति नहीं है? हम लोग तो लगातार उसको फॉलो करते हैं। लेकिन हम कोरोना की बात तो नहीं कर सकते हैं ना। देखिए, बातचीत में हमने बात कह ही दिया, वो यही चाहते हैं। कितने लोगों ने जो है उसका सेवन किया। मॉडर्न मेडिसिन का विरोध के नाम पे अल्टीमेटली ये हुआ कि वैक्सीनेशन को लोग एक तरीके से डिमीन कर रहे हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन मीन्स वैक्सीनेशन, मॉडर्न मेडिसिन मीन्स की इमरजेंसी मैनेजमेंट। उसको आप विन करो तो उससे क्या हुआ कि लोग दवा लेना बंद कर देंगे। गांव-गांव में फैलने की संभावना है, अब तो काफी कंट्रोल में है। लेकिन वो कहेंगे हम तो केवल काढ़ा ही पिएंगे, हम पैरासीटामोल नहीं लेंगे, हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे। वो तो कहते हैं हार्ट अटैक हो तो आप जो अनुलोम विलोम कर दीजिए। अनुलोम विलोम का अपना स्थान है, लेकिन हार्ट अटैक हो तो आप अनुलोम विलोम कर दीजिए।
ऐसा वो टीवी डिबेट तक में बोल दिया। खुद उनका आपने जब लेकिन पीके जी फिर आप लोगों की तरफ से भी काउंटर ये चीजें क्यों नहीं पूछी जाती हैं? एक तो ये है कि अगर वो एक पैथी का विरोध कर रहे हैं तो ये सवाल भी उनसे होना चाहिए कि जब बालकृष्ण बीमार होते हैं तो एम्स में इलाज वो अपना करवाने के लिए क्यों जाते हैं? क्या उस समय उनको उस पैथी पर बिलीव हो जाता है या समझ में आता है कि जरूरी है? ये जो स्थितियां बन रही हैं, क्या ये पूरी तरीके से सोची समझी चीजें हैं या उनके अपने इंटरेस्ट हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं? कुछ लोगों को इसमें यह भी फायदा दिखता है कि इसको अगर हम इस तरीके से मॉडर्न मेडिसिन बनाम अगर आयुर्वेदा करें तो हमारे हित भी सज सकते हैं। क्या दोनों लेवल पर आपको लग रहा है किस तरीके के काम हो रहे हैं? नहीं, उनके अपने इंटरेस्ट है और उनके साथ जुड़े हुए लोग जो है तो अपना फायदा देख रहे हैं कि इसको आयुर्वेदिक वर्सेज मॉडर्न मेडिसिन कर दो, इसको किसी धर्म से जोड़ दो। तो ये निश्चित तौर पे ये बातें जो है सिविल सोसाइटी को समझना होगा, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन दोनों अपने अपने जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक जो आए दिन जो स्टेटमेंट आते हैं जनप्रतिनिधियों के मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ, ये इस कोरोना काल में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सोचिए कि आप कह देते हैं कि आईसीयू में मरीज मर जाता है और आप जो है डेड बॉडी वो आप पैसे के लिए रखते हैं। एक उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि हम तब तक उसका ऑक्सीजन नहीं हटा सकते हैं, जब तक वेंटिलेटर नहीं हटा सकते, जब तक पूरी तरीके से आश्वस्त न हो जाए। कल को आप ही कहेंगे तो उस मरीज में तो जान है। तो लोग आखिरी बिल माफ कराने के लिए इस तरीके के आरोप लगाते हैं और एक नैरेटिव सा बन गया है। भाई मॉडर्न मेडिसिन महंगा तो है, इसमें दो राय नहीं है। हम लोग तो लगातार कहते हैं कि प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात कीजिए, लाइफ स्टाइल की बात कीजिए, आप आयुर्वेद को एक्सेप्ट कीजिए, उसके लाइफ स्टाइल के जो तरीका है उसका अडॉप्ट कीजिए, आप बीमारी मत पड़िए। लेकिन जब आप बीमार पड़ेंगे तो मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेते हैं आप। तो मॉडर्न मेडिसिन तो ऐसे तो है नहीं, उसमें तो एंटीबायोटिक चलती है, एंटीवायरल चलता है, आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आती है। फिर अल्टीमेटली कॉस्टली होता है, और जब कॉस्टली होता है तो वो एग्रेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल पे या डॉक्टर्स पे गिरता है। आज दिन दिखाओ एक कैजुअलिटी होते ही डॉक्टर्स पे अटैक, एक नई परंपरा। तो कहीं न कहीं वो जो फायर है वो ऐसे लोगों से आता है जो इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। तो उससे बहुत से जो अवांछनीय तत्व है हॉस्पिटल में कैजुअलिटी होती है तो वो सीधा अटैक कर देते हैं। और इस वजह से जो पैरामेडिकल डॉक्टर्स हैं जो आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं वो डर के मारे वो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो सरकार को सिविल सोसाइटी को सोचना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा विषय है और इसको डाइवर्ट ना करें। आयुर्वेद वर्सेस मॉडर्न मेडिसिन बनाने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद पूरी तरीके से आयुर्वेद के साथ है, लेकिन जो एक व्यक्ति द्वारा एलोपैथिक पे जो अटैक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये वाहियात मेडिसिन है, इससे हम लोग को सख्त परहेज है, सख्त तफरीक है। इसके नहीं, फिर भी मैं पीके जी फिर मैं वही बात कहूंगा कि बाबा रामदेव आयुर्वेद के पर्याय तो नहीं हो सकते हैं। वो इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई जरूर हो सकती है, लेकिन अगर ये समझा जाए कि बाबा रामदेव ने जो बात कही वही आयुर्वेद है तो फिर ये तो लोगों की समझ है अपनी। सुधांशु वाजपेयी जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए आयुष जी, अभी आप कहे यही सबसे हास्यास्पद बात है कि जब उन लोगों को कोई समस्या होती है तो एम्स में भर्ती होते हैं और सबसे अच्छे एलोपैथ डॉक्टरों का इलाज लेते हैं, मगर दूसरी तरफ जनता को गुमराह करते हैं। बाबा रामदेव का एक वीडियो आया था जिसमें कह रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हो और अपने अंदर के सिलेंडर है उनको भर लो, अनुलोम विलोम कर लो। तो इस तरीके की जो अफवाहें फैला रहे हैं, इससे गांव ग्रामीण के लोग जो इन पद्धतियों पर पूरी आस्था रखते हैं वो लोग गुमराह होते हैं। और इसके पीछे भाजपा क्यों है, ये इसलिए कि भाजपा की एक बड़ी प्रिय स्ट्रेटजी है कि जिससे जीत ना सको, जो जिस लड़ाई में आगे लड़ ना सको उसे बदनाम कर। तो आज जब उनके पास पर्याप्त दवाइयां, पर्याप्त वैक्सीन, वेंटिलेटर और इन सबका प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ तीसरी वेव भी आने वाली है, तब भाजपा की स्ट्रेटजी ये है कि किस तरह मेडिकल साइंस को बदनाम कर दिया जाए। एलोपैथ और मेडिकल साइंस को बदनाम कर दो, आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। न जनता इलाज को जाएगी, न डिमांड बढ़ेगी, न हर तरफ ये होगा कि लोग बेड मांग रहे हैं, लोग सिलेंडर मांग रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी फिर यही ओम प्रकाश जी आपसे यही बात पूछेंगे ना कि आप बताइए तो सही कि भाई ये कैसे एलोपैथ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं हम तो डॉक्टर को सम्मान भी दे रहे हैं। अब बाबा रामदेव कोई बात कह रहे हैं तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी ना वो किसी पद पर हैं। अगर
कोरोना नहीं है तो भाजपा को आगे आकर बाबा रामदेव खंडन ही नहीं, बाबा रामदेव को अरेस्ट करवाना चाहिए। उस कोरोना के दौर में डॉक्टरों का मनोबल गिराने के साथ साथ भारतीय जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और जिसको प्रश्रय सीधे रूप से भारत सरकार दे रही है। अगर ऐसा न होता तो बाबा रामदेव के ऐसे दिवालियेपन वाले बयान नहीं आते। वो जिस तरीके के बयान लगातार दे रहे हैं, जिस तरीके के चैलेंजेस दे रहे हैं। दूसरी बात देखिए खास ये है कि बाबा रामदेव सबऑर्डिनेट भाजपा का ही है। यही पिछली सरकार ला रहे थे, 30 रुपया पेट्रोल दिलवा रहे थे, काला धन वापस ला रहे थे, कह रहे थे मोदी सरकार आ गई तो 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, काला धन मिलेगा। मगर आज वो चुप हो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि महंगाई तो स्वाभाविक है। तो वो भाजपा के अघोषित प्रवक्ता हैं और इस संकट के समय में, और भाजपा की स्ट्रेटजी है जब वो आधिकारिक रूप से संकट में फंसती है तो अनाधिकारिक और घोषित प्रवक्ताओं को लगा देती है। बाबा रामदेव ठीक वही काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि भाजपा जिस तरह हमारे 5000 साल पुराने सनातन धर्म की ठेकेदारी करने का दावा करती है, ठीक उसी तरह बाबा रामदेव आयुर्वेद की ठेकेदारी करने का दावा करते हैं। जबकि ये सच है, ये हिंदुस्तान की 5000 साल पुरानी संस्कृति है जिसमें हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों की आस्था है। अरे तो लेकिन सुधांशु जी भाई देखिए, कोई किसी की ठेकेदारी करने के लिए कोई किसी को रोक थोड़ी ना रहा ना भाई। आप भी सनातन धर्म की ठेकेदारी करिए, आपको कौन रोकता है? लेकिन आपने उनको ये मौका कैसे दे दिया कि वो ठेकेदार बन गए? ये मौका कैसे दे दिया कि इन्होंने इसका जिम्मा उठा लिया कि यही ठेकेदार हैं? आपने उन लोगों को कम से कम भरोसे में ले लिया होता जो ये मान लेते कि नहीं, इनको ठेकेदारी करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें जिम्मेदारी तो सभी की है ना, किसी एक के ऊपर मत डालिए ना कि भाई इन्होंने ठेकेदारी ले ली। मत करने देते ना उनको। आप ऐसा कुछ माहौल बनाते, आप ऐसा कुछ करते कि कम से कम लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती ठेकेदार की। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, बाबा रामदेव अघोषित प्रवक्ता हैं आप लोगों के, और आप लोग ही इन सारी चीजों के पीछे हैं। राम प्रताप जी ने भी ओवरऑल इसी बात को बार बार कहा, सुधांशु जी भी वही बात दोहरा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तो डाइवर्ट करना आप लोगों का मोटिव है, जिस चीज से लड़ ना पाओ उसको डाइवर्ट कर दो। दूसरा, घोषित प्रवक्ता है बाबा रामदेव, तो आप कितना कहते रहिए, कार्रवाई कहां की आपने बाबा रामदेव के खिलाफ? आयुष जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी जैसी। इस महामारी में जहां 130 करोड़ जनता और इस देश के डॉक्टर, इस देश का पुलिस, इस देश के सेवा कार्य में लगे हुए कर्मी जहां दिन रात प्राणों की आहुति दे करके इसको कम करने, मरीजों के लिए लगे थे, वहीं इस देश की कुछ पार्टियां लगातार भ्रम फैलाने की स्थिति में रहे, भड़काने की स्थिति में रहे, गलत तरीके से परिभाषित करने के लिए रहे। हमारे प्रदेश के एक युवा नेता ने कहा ये वैक्सीन, अरे ये वैक्सीन तो बीजेपी का वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाता। और आज उनकी पार्टी के लोग लाइन लगा करके लगवा रहे हैं। आप देखिए, एक भाई बहन सुबह उठते ट्विटर पर वो कुछ न कुछ जारी कर देंगे कि उत्तर प्रदेश, मतलब वो नेता पूरे देश के नहीं है, वो राजस्थान के नहीं है, पंजाब के नहीं है, महाराष्ट्र के नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के नहीं है, वो केवल उत्तर प्रदेश के नेता। आंख खुली ट्विटर पर, तो कोरोना के प्रति सरकार लापरवाह, वैक्सीन जितनी पहुंचनी थी। अरे मेरे भाई, अरे कुछ तो देश देखो यार। आप जो है राष्ट्रीय पार्टी से, क्षेत्रीय पार्टी से नीचे चले गए। पश्चिम बंगाल में एक खाता नहीं खुला, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जरूरत में जा, आप ये कर, मैंने पहले कहा कि आयुर्वेद माने रामदेव, रामदेव माने आयुर्वेद नहीं हो सकता। डॉक्टर पीपी जी ने पहले कहा कि आयुर्वेद हजारों साल पुरानी, लेकिन कैसे ओम प्रकाश जी, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो रामदेव को सीधे आपके ही साथ जोड़ दे रहे हैं। कह रहे रामदेव बाबा तो आपकी ही पार्टी के अघोषित प्रवक्ता हैं या अघोषित मेंबर हैं। जब आप लोग घोषित तरीके से कोई काम नहीं कर पाते तो अघोषित तरीके से वो आ जाते हैं। आप बताइए कि रामदेव का कोई लेना देना नहीं भारतीय जनता पार्टी से, नहीं तो कार्रवाई कर दीजिए रामदेव के खिलाफ। सुनिए, जो लोग कह रहे हैं उनके सुर की बात न करें। मैंने पहले ही जो डिबेट शुरू हुआ, मैंने कहा जो उनको बयान दिया निंदनीय है, भर्सनीय है, इसकी जितनी कट निंदा क्या की जाए। और दूसरी बात, जब हमारे केंद्रीय मंत्री ने, अगर हम मूक होते, चुप होते तो आरोप लग सकता था। इतना बयान इन्होंने जो आईएमए के डॉक्टरों के खिलाफ, एलोपैथी के खिलाफ दिया, हमने कुछ नहीं किया। हमने तुरंत उनको सख्त पत्र लिखा और कहा कि आप माफी मांगे, आप अपना बयान वापस लें। बयान वापस लिया और आईएमए
के सदस्य बाबा रामदेव के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, मध्य प्रदेश में करा, तो क्या हम रोके हैं? क्या वैधानिक कार्रवाई को रोक के बैठे हैं? क्या बाबा रामदेव का हम टीका लेके बैठे हैं? अरे इस देश के लिए जो भी करेगा उसका टीका लेकर बैठे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे जो भी राष्ट्रवाद की बात करता हो, जो भी महामारी और आपातकाल में हमारे साथ है, हम उसका टीका तो लेते हैं। लेकिन उल्टा पुल्टा बयान देने वाले, इस देश को छत पहुंचाने वाले, राष्ट्रवाद के विरोध में बोलने वालों के लिए हम उनके लिए उतना ही दुश्मन हैं जितना राष्ट्रवाद और देश की विपत्ति में देश के साथ जो लोग खड़े हैं उनके साथ मैं खड़ा, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे वो राम प्रताप जी हो, चाहे सुधांशु हो, चाहे डॉक्टर पीपी जी हो। आप देखिए दुर्भाग्य की बात है, एक रामदेव ने कहा, बयान वापस लिया, आग में घी डालने के बाद आयुर्वेद बनाम एलोपैथी, एलोपैथिक को सरकार बदनाम करना चाहती। अरे भाई, सरकार एलोपैथी को जितना बढ़ावा दिया है इस क्षेत्र में, जितना अपने बजट में प्रावधान किया है, इसके लिए मैं दावे के साथ करता हूं, आंकड़े के साथ, ये सपा के और कांग्रेस के और किसी पार्टी के डिबेट कराइए, बुलाइए, और अगर वो साबित कर दे तो मैं छोड़ दूंगा प्रवक्ता करना। एक भी अगर सरकारों ने, जितनी हमारी प्रदेश और केंद्र की सरकारों ने बजट में स्वास्थ्य के लिए, एलोपैथिक के लिए व्यवस्थाएं दी हैं, उतना ये 70 साल में साबित कर दे, और 3 बार 2 बार इनकी पिता पुत्र की सरकार रही है, साबित कर दे। मैं चैलेंज करता हूं, आप डिबेट बुलाइए। इस तरह की बात करना, एलोपैथिक को हम बदनाम कर रहे हैं, एलोपैथिक को हम बढ़ावा दे रहे हैं। गांव गांव क्या स्थिति थी, दूध तो डाला इसके पहले की सरकारों ने। आयुष जी, गांव में जाइए, ताला बंद, कुत्ता साला उसमें रेंगता था, आज जाइए उनकी नहीं। लेकिन ओम प्रकाश जी देखिए, अब राम प्रताप जी इसी बात को तो कह रहे थे ना, कह रहे थे कि देखिए ये बड़ा स्मार्ट गेम है ना, क्योंकि डिवाइड करना, फिर उन्होंने उसको नोटबंदी के साथ जोड़ा, उन्होंने उसको जीएसटी के साथ जोड़ा, ये भी बताया कि बाबा रामदेव ही थे जो आपके सपोर्ट में बैठते थे कि मोदी की गवर्नमेंट आएगी तो फिर भाई लोगों को काला धन जो आएगा उससे उनको लाभ मिलेगा, पेट्रोल डीजल 30 रुपए में मिलेगा। अगर वो इन सारी बातों को कह रहे हैं और आप लोग डिवाइड करते हैं, वो इस बात को उससे जोड़ रहे हैं, तो फिर मैं चारों का काउंटर करें। एक बताइए आयुष जी, रामदेव ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष या विपक्ष में 100 बातें कही, 98 बातें सत्य हो गई, तो क्या करेगा विपक्ष? अरे जो रामदेव ने कहा, क्या उस देश के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया? और अगर स्वीकार नहीं किया तो 2014-2019 में हमको भारी मतों से केंद्र में बैठाया क्यों, उत्तर प्रदेश में बैठाया क्यों? आज ये जो हालात कर रहे हैं, इनका खाता नहीं खुल रहा है, नाम है राष्ट्रीय पार्टी। अरे सर्व के मारे डूब मरा हुआ, जन भावनाओं के विपरीत जो भी चलेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा और बसपा हो, उसको मटिया मेट होना। चलिए, मुझे लगता है प्रकाश जी आपने राम प्रताप जी की बात का जवाब दिया। राम प्रताप जी देखिए, ये बात कह रहे हैं, अगर आपकी ये किसी ना किसी चीज के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं तो एलोपैथ को तो ये बढ़ावा ही दे रहे हैं। इनका ऐसा अगर कोई मोटिव होता तो उसको पहले ही डिफेम करने की कोशिश होती। राम प्रताप जी, मैं चाह रहा हूं जवाब दें इस बात का। जी, मैं जो अभी इन्होंने चैलेंज किया ओपी सिंह जी ने, मैं उसको फैक्ट एंड फिगर के साथ अभी डिस्कस करता हूं। यूपी में जो हमारा मेडिकल बजट है, सारे मेडिकल बजट में 2017 से लेके और अब तक 10 से 15% का घटाव हुआ है, नेगेटिव में गया है। अब ये इसके बाद ओपी सिंह जी प्रवक्ता बनना छोड़ दें, क्योंकि ये इनकी गवर्नमेंट में इन्होंने मेडिकल बजट, और ये डेटा है गवर्नमेंट ऑफ यूपी की वेबसाइट से, आप डाउनलोड करके इनको दे दीजिएगा प्लीज। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक बात कहूं कि जितनी बार हम रामदेव पे डिस्कशन करेंगे या रामदेव रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, उसका फायदा सिर्फ रामदेव को होगा। एंड हमें आप रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउसेस और सबसे मेरा बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इस पे रामदेव रिलेटेड इशू पे को कंप्लीटली आप लोग ब्लैकआउट कर दें। अगर आप ब्लैकआउट कर देंगे तो यू विल बी डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन। मेरा सोचना यह है, और ओपी सिंह जी का बात का मैंने जवाब दे दिया, वो खुद जाके अपनी सरकार से डेटा मांग लें और चेक कर लें कि इन्होंने मेडिकल सहमत हो। ओपी जी जवाब दीजिए। तो कह रहे हैं 17% आप लोगों ने कम ही कर दिया है, कहाँ ज्यादा है? तो कहा तो हमने कहा कि राम प्रताप जी को पता नहीं होगा, राम प्रताप जी को तो एक अंदाज पर बोल रहे हैं 17% पता। कल डिबेट कराई और ये बताएं कि सपा साल जब पिता था तो स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या किया और हमने 4 साल में क्या। बिल्कुल तैयार हूं मैं, बजट में किया है, बिल्कुल तैयार हूं इसके डिबेट के लिए। आप कराइए, कल मैं तैयार हूं।
चलिए ठीक है ओम प्रकाश जी, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ये भी बहुत जरूरी विषय है। लेकिन इसके पहले कि मैं इस विषय पर जाऊं, पीके जी मैं आपके पास आता हूं। देखिए अब आप लोगों ने उनको नोटिस भी दे दिया, मानहानि का दावा भी उत्तराखंड की तरफ से, आईएमए की तरफ से उनको दिया गया। क्या आपको वाकई में लग रहा है कि इस पर कोई डिस्कशन कम से कम रामदेव को लेकर के तो नहीं होना चाहिए? और अगर एलोपैथ बनाम और मॉडर्न मेडिसिन बनाम आयुर्वेद अगर हो भी रहा है तो इसको सबसे अच्छा तरीका है रोकने का कि इस पर डिस्कशन ही इस तरीके के नहीं होने चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है कि सच आना चाहिए सामने कि आखिर कौन वो लोग हैं जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? पीके गुप्ता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ, इस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। एक कंट्रोवर्सी खड़ी करके एक बिजनेस हाउस को फायदा पहुंचाने जैसा है, तो इस पर डिस्कशन मीडिया को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर डिस्कशन आगे ना करें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना पर डिस्कस करें और उसके हमारे जो आयुर्वेदिक की जो अच्छाइयां उस पर डिस्कस करें, मॉडर्न मेडिसिन जो अपना योगदान दे रहा है उस पर डिस्कस करें। अब आप कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी पैदा करके उस बिजनेस हाउस को आप फायदा पहुंचा रहे हैं। बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भ्रम फैला के लोगों की भावनाओं से खेल के आप बिजनेस कर रहे हो, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि इस समय लोग डरे हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कोविड के बाद भी दिक्कतें हो रही हैं, आए दिन इम्यूनिटी बूस्टर, आए दिन ये रोग प्रतिरोधक बढ़ाने वाली दवाइयां लोग खा रहे हैं। अल्टीमेटली उसका पैसे की तो बर्बादी हो रही है, लेकिन उससे जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। अरे सामान्य डाइट, अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और डॉक्टर की सलाह, इस पर आप चलिए। कोई जरूरी है उन्हें इम्यूनिटी बूस्टर लेना, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी होगी तो ये एक बिजनेस हाउस को फायदा हो रहा है, ऐसा हम लोगों का सोचना है। चलिए पीके जी, आपकी इसी बात के साथ चर्चा में यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि चर्चा इस बात की भी थी कि आखिर बाबा रामदेव से होते होते ही जब ये बात सुरेंद्र सिंह तक पहुंची है तो उसके बाद उनके जो बिगड़े बोल हैं क्या उस पर कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि ये भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि ने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे भी उनको परहेज कम से कम करना चाहिए। और ये मैसेज कम से कम उस पार्टी को, उस शख्स तक या उस चुने हुए जनप्रतिनिधि तक जरूर पहुंचाना चाहिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।